हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य मंत्रा। आप दोस्तों हम सीखेंगे मैथमेटिक्स में टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है, उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है और इनिशियल कंडीशन क्या है। यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में। तो हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या था, d2u अपान या डेल 2u अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एंड डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या था, ये हमारा था वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके, यहां पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो जो हमारा टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहां पे डेल 2u डेल टी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर एंड डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक हमारा और टर्म आएगा डेल 2u एंड डेल वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे प्रोसेस, बस थोड़ा सा कुछ कंडीशन अलग हो जाएगी। हम करते क्या थे, इसके बाद हम लेट करते थे, लेट क्या करते थे, u इक्वल टू मानते थे हम x y और t। यहां पे जो हमारा x फंक्शन है वो x का है, y का है और हमारा जो t है वो t का फंक्शन है। तो इस तरीके से अब हमें चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। यहां से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो डेल 2u अपान डेल टी स्क्वायर पहले निकालते हैं, दो बार क्या है t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x y कांस्टेंट रहेगा और यहां पे t डबल बार डिफरेंशिएट होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से x के लिए क्या हो जाएगा हमारा y और t x डबल डैश। सेम y के लिए जब हम करेंगे तो क्या यहां पे क्या हो जाएगा, x और t एंड y डबल डैश। यहां भी आपको समझ में आ गया, इन सारी वैल्यू को जो हमने फाइंड किया इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को यहां पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे सारी चीज। ठीक है, तो पुट करते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम एक्स वाई टी डबल डैश इक्वल, यहां पे क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया और एक्स की जगह पे डेल 2 की जगह पे वाई टी एक्स डबल डैश एंड प्लस एक्स टी वाई डबल डैश। ओके, यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे हमें फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड क्या कर दिया, एक्स वाई और टी से दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो एक्स और वाई कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, टी डबल डैश अपान टी बचेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और वाई और टी जब जाएगा, वाई और टी क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यानी एक्स डबल डैश अपान एक्स प्लस यहां पे एक्स और टी कब कटेगा, एक्स और टी तो वाई बचेगा, तो वाई डबल डैश अपान वाई। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस सी को हम क्या करते हैं, इस तरफ लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी डबल डैश अपान सी स्क्वायर टी हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, एक्स डबल डैश एक्स एंड प्लस वाई डबल डैश अपान वाई। ठीक है, यहां तक सॉल्व करने के बाद अब देखो मैंने बताया था कि कुछ जनरल कंडीशन है, कुछ केसेस होते हैं इस पे लेने के लिए। तो हम डायरेक्ट केस की बात करते हैं जो हमें टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन में मोस्टली हमें फाइंड करना पड़ता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो हमारा एक्स डबल डैश अपान एक्स है उसको मैंने माइनस के वन स्क्वायर पुट कर लिया। इसी तरीके से वाई डबल डैश अपान वाई को मैंने मान लिया माइनस के टू स्क्वायर और टी डबल डैश अपान सी स्क्वायर टी को मैंने पुट कर लिया के स्क्वायर। ओके, यहां से इसको सॉल्व करते हैं, एक्स डबल डैश क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस आएगा के वन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सेम वाई के लिए वाई डबल डैश प्लस के टू वाई इक्वल टू 0 और यहां के लिए क्या हो जाएगा, टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जो हमारा एक्स डबल डैश है क्या है, एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स यानी D2 लिख सकते हैं प्लस k1 स्क्वायर
x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो d का वैल्यू फाइंड होगा, d का क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा k 1 फाइंड होगा। सेम इसके लिए हम देखें, इसको हम d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, k2 का स्क्वायर हो जाएगा y और 0, यानी हम CF जो निकाल रहे हैं डायरेक्टली या m के रूप में हम निकालते हैं, तो उसमें कोई एक्सिलरी हमारा जो फंक्शन निकल के आता है, तो मैंने डायरेक्ट d2 के लिए ले लिया, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आई k2। सेम यहां पे देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, d3 प्लस यहां पे c स्क्वायर और k स्क्वायर t इक्वल टू 0, और यहां पे हमने जो d3 निकाला वो कितना हो गया, प्लस माइनस आई सी और k। अब जो हमारा x का जो यहां पे बनता है आयोटा के टर्म में, हमारा फॉर्मेशन क्या होता है इक्वेशन का, क्या होता है, C1 एक कांस्टेंट होगा, क्या हो जाएगा, cos x, वो भी किसके साथ में, k1 के साथ में, तो cos हम लिख सकते हैं k1x प्लस C2 sin k2x। इसी तरीके से जो हमारा y क्या निकल के आएगा, y इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा, C3, क्योंकि यहां पे 2 हो चुका है, तो C3 cos k2y, क्योंकि ये y के लिए है, और यहां पे क्या हो जाएगा, C4 cos k, यहां पे k1 रहेगा दोस्तों, k1 ये k2 है, k2y। ओके, अब बात करते हैं इसके लिए, t के लिए, क्योंकि यहां पे t का टर्म है, यहां पे क्या हो जाएगा, C5 cos ck t, क्या हो जाएगा, ck t हो जाएगा यहां पे, और C6 sin ck t, यानी x y और t मिल गया है, x y और t आपको मिल गया है। तो अगर हम u हमारा देखें तो हमें क्या मिला, C1 cos k1x एंड C2 sin k1x। नेक्स्ट हमारा क्या है, y हमारा क्या है, C3 cos k2y प्लस C4, ये हमारा साइन होगा, सॉरी ये cos होगा तो ये हमारा साइन बनेगा, ठीक है, sin k2y। इसी तरीके से हमारा C5 भी हमें क्या मिल गया था, t का वैल्यू C5 cos ck t एंड प्लस C6 sin ck t। ठीक है, यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। अगर आप यहां तक फाइंड करते हैं 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को, यहां से क्या है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बट हम बात करें, अगर कह रहा है कि वो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, तो वह भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक मतलब हमारा जो 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो हमें यहां से मिल गया है। बात करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी। तो बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में। यहां तक आपने देख लिया है, यहां तक चलो मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको दोनों चीजें साथ में दिखें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, तो हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, अगर हम देखें यहां पे, तो जो बाउंड्री कंडीशन है हमारा जो u इक्वल टू बनता है 0, यानी x के लिए 0 है, y और क्या है t इक्वल टू 0, जब हमारा u a y और t हमारा क्या होगा, 0 होगा। और नेक्स्ट कहता है u हमारा क्या है, x, जब हम y को 0 लेते हैं, t इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, u इक्वल टू लेना है x b और t इक्वल टू 0। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये तो हमारी है बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है। और जो हमारी इनिशियल कंडीशन होती है, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो क्या कहता है कि हमारा जो u है, x और y है, जो हम t हम 0 लेते हैं, तो हमारा जो फंक्शन बनता है वो x और y के लिए होगा। और इसी तरीके से जब हम डेल u अपॉन डेल t लेते हैं, जहां t इक्वल टू हमारा 0 है, तो हमें g इक्वल टू मिलता है x और y। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन हम पुट करते हैं। मान लिया हमने जो कंडीशन हमारी है u
0 y और t इक्वल टू क्या है 0 है। यानी कहने का मतलब x इक्वल टू हमारा क्या कह रहा है कि 0 है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन पे पुट करते हैं x के लिए। अब देखो u हमारा क्या 0 है, मैं 0 ले लिया। क्या कह रहा है कि c x के लिए 0 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ c1 मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे हमें c1 मिलेगा और हमारा टर्म क्या मिलेगा, ये वाला 0 हो जाएगा। मैंने हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c1 मिलेगा। इसको पूरा ना लिख के हमने लिख दिया y का टर्म है और इसको मैंने t के टर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखो ये 0 हो नहीं सकता, यानी कहने का मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहां से मैं c1 वैल्यू निकल जाएगी, इसलिए c1 हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना। ठीक है, ये 0 यानी c1 की यहां से वैल्यू मिलेगी c1 इक्वल टू 0। ओके, जब c1 इक्वल टू में 0 मिल गया, कह रहा है फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है कि हमारा जो x इक्वल टू में क्या करना है, a पुट करना है, जब हमारा y इक्वल टू पूरा क्या 0 है, यानी ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो हमें u इक्वल टू क्या मिलेगा, हमारा पूरा फंक्शन। अब देखो c1 हमारा 0 हो चुका है, इस पे देखना क्योंकि सारी इक्वेशन इसी में पुट होगी। मैंने मान लिया इक्वेशन हमारी ये है जो मेन इक्वेशन है। c1 0 हो गया, ये वाला c1, तो ये 0 हो गया। अब कह रहा है c2 y लेते हैं हम। देखो यहां से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम कर लेते हैं, थोड़ा एक सेकंड, क्योंकि आपको दिखे इजिली, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे c1 हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा c2 बचा। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई c2 sin k1 x। ओके, और हमने क्या लिख दिया, c3 लिख दिया, और इसको लिख दिया, इसको मैंने अभी y के टर्म में, y का फंक्शन और t का फंक्शन है, यानी ये मतलब यही है। ठीक है पूरा, और ये t के लिए। अब ध्यान से फिर से यहां देखो। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं यहां से हम बात कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो जब हम इसके लिए बात करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू हमने क्या रखा, a रखा है, यहां a रख दो डायरेक्ट, आप a रख दिया, तो ये 0, यानी हमें मिला क्या, c2 इक्वल टू क्या मिला हमें, sin k1 a इक्वल टू 0, यानी ये भी 0 होगा। कहने का मतलब sin k1 a इक्वल टू 0। अब sin 0 का वैल्यू कब होता है, sin 0 का वैल्यू होता है sin m पाई के बराबर। तो sin कट गया, यानी k1 a इक्वल टू क्या मिल गया हमें, m और पाई। अब हम k1 का यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, m पाई अपान a मिल जाएगा। हमें यहां से मिल गया क्या, k1 मिल गया। ठीक है, ये हमें k1 यहां से मिल गया, और यहां पे हमें मिल गया था c1 क्या था हमारा 0। ये हो गई हमारी ये वाली कंडीशन, हमने जब सेटिस्फाई करा ये वाली कंडीशन अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, जब हम इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, क्या कह रहा है कि x 0, ये t इक्वल टू क्या 0 है। अब हमें करना क्या है, y के लिए 0 पुट करना है। फिर से हम देखो मेन वाली इक्वेशन में अपने देखते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन है, c1 हमारा 0 हो चुका है, हमें बचा क्या, c2 बचा है। तो यहां पे ये 0 के बराबर होगा c2, ये क्या है हमारा sin k1 की जगह पुट कर देते हैं m पाई a, और यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। अब y इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे, तो y ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 0 होगा, तो ये वाला टर्म साइन के लिए 0, यहां पे क्या बचेगा हमारा c3 बचेगा। क्या बचेगा, c3 बचेगा। हमने y का टर्म, y के लिए हमने सेम इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब यहां बात कर रहे हैं किसकी, इसके लिए, तो ये टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब c3 हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे 0, c3 हमें निकालना था, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, c3 हमारा 0 मिल गया, क्योंकि भाई हमने इसी की बात कर रहे हैं ना अभी y के टर्म के लिए। तो ये 0 हो गया, ये 0, अरे सॉरी यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे t होगा, t। ठीक है, यहाँ पे t होगा, t के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे c3 हमारा 0 मिल गया। ठीक है, जब हमारा c3 0 मिल गया, तो अगेन हम u को फाइंड करते हैं, किसके लिए, कि जब हमने y इक्वल टू बी पुट किया, मैंने यहीं से मान ले रहा हूं y इक्वल टू मैंने b पुट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है, y इक्वल टू b है जब इसके बाद, तो y इक्वल टू जब b पुट करेंगे, तो c1 क्या है, 0 है। अब हम आते हैं c2 तरफ, c2 हमें गिवन है, हमने c2 लिख दिया, c2 साइन के, सॉरी इसको लिख देते हैं डायरेक्ट हम, m पाई और a, और ये हमारा हो गया x।
अब C3 हमारा 0 हो गया, C3 हमें 0 है। C4 हमें क्या मिलेगा, C4 साइन K2 और y की जगह हमने क्या मान लिया, b है, ये हमारा b है। और इस टर्म को मैंने जो t का टर्म है उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, इतनी बात समझ। अब हम y के लिए b की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला टर्म 0, ये टर्म 0। हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, हमें मिलेगा C4 साइन K2b इक्वल टू 0 और साइन K2b इक्वल टू 0। साइन 0 की वैल्यू कब होती है, साइन n पाई के बराबर होती है। तो यानी कह सकते हैं K2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई अपान b हो जाएगा। ओके, थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन लंबा है, एक क्वेश्चन 10 नंबर में कभी कभी आपके पूछा जाता है। अगर आपको दोस्तों सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिला क्या यहाँ से फंक्शन, अगर हम देखें u इक्वल टू, इसी इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं तो C1 हमारा 0 हो चुका है, हमें K1 पता है तो हम लिख सकते हैं इसको C2 साइन K1 हमारा कितना है, m पाई a, और ये क्या है, x है। और यहाँ पे C3 हमारा 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पे C4 बचा, C4 कितना है साइन, और K2 हमें मिल गया है n पाई, और ये b y, और ये हमारा क्या है, t का फंक्शन है, तो हमने t का फंक्शन को लिख दिया एज इट इज। कितना है, C5 cos ct प्लस C6 साइन ct। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अगर हम इसका देखें आगे, तो ये टर्म क्या इससे मल्टीपल अगर हो जाएगी तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन m पाई a x और साइन n पाई b y इक्वल टू C2 C4 C5 लिख सकते हैं cos c के t प्लस C2 C4 C6 साइन c के t। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से लिखने का मतलब, इसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। मैंने मान लिया C2 C4 और जो C5 है वो a m n के बराबर है, और C2 C4 इसके लिए C6 क्या है, b m और n मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आगे और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन m पाई a x और साइन n पाई b y a m n cos c के t प्लस b m n और साइन cos साइन c के t। ओके, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है u के लिए। अब देखो अगर हम देखें जो हमारा m है और n एक नंबर यानी 1 2 3 4 इस तरीके से पुट होगा इसके लिए, तो हम इसको क्या समेशन के तौर पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी समेशन के लिए रहने दो इसे थोड़ा देर, 1 मिनट। एक कंडीशन को हमने इनिशियल कंडीशन आपको बताया था, यहाँ पे ये वाला कंडीशन, यहाँ पे क्या है, t हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, जब ये t 0 कह रहा है तो हम देखो t 0 कब होगा, ये वाला हमारा फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी साइन जो हमारा m पाई x a है और हमारा साइन n पाई b y है, सेम रहेगा। अब t कह रहा है 0 है, जब ये t 0 है तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या, cos t के लिए, यानी a m और n बचेगा। यहाँ पे a m n हो गया ना। अब यहां से m और n हमारा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर है, जैसे ये वाली कंडीशन हमने बताया था। अब लगेगा तो यहां पे हमने मान लिया, क्या लिखा था, x y 0 हमारा क्या है, f x y है, यानी t इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब। तो अगर हम देखें इसके लिए जो हमारा एफ एक्स वाई होगा, a m और n को जब हम फाइंड करेंगे तो हमें निकलेगा यहाँ पे क्या था, समेशन इन्फिनिटिव m इक्वल टू 1 और इन्फिनिटिव n इक्वल टू 1, a m और n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन m पाई x अपान a एंड साइन n पाई y अपान b, यही है। अब अगर हमें a m n यहाँ पे चाहिए इसके लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको समेशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और d और dy के साथ में, x के साथ में। किस तरीके से देखो, अगर हम a m और n चाहिए, ठीक है,
लगाया हमने, ये क्या करा है हमारा एक्स और वाई के बराबर है, यानी एफ एक्स और वाई है, ठीक है। और यहां पे क्या है हमारा साइन एम पाई एक्स अपान ए है और साइन एन पाई वाई अपान बी है। ये क्या है, एक बार डी एक्स के साथ में है और एक डी वाई के साथ में, ये कह रहा है, यानी एक्स का फंक्शन है, एक हमारा वाई का फंक्शन है। जो एक्स का फंक्शन है, एक वाई का फंक्शन है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, 0 टू ए एक्स के लिए हो गया और बी के लिए भी हमारा हो गया ए टू बी। अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2a एंड 2b, ठीक है। तो यानी ए एम एन हमें यहां से फाइंड हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या कर, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 है जी एक्स वाई के लिए, यही कह रहा है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारा फाइनली, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को, ये हमारा जो इक्वेशन है, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि हम किस तरीके से को सॉल्व करेंगे, देखना, ठीक है। ये वाली कंडीशन को हमने मान लिया, अब हमारी कंडीशन क्या कर रही है, मान लिया हमारा जो डेल यू अपॉन डेल टी क्या है, ये जी एक्स और वाई है। तुम्हारा जो फंक्शन क्या बनेगा जी एक्स वाई के लिए, हमने मान लिया था जो हमारा समेशन है इन्फिनिटी एम टू 1 था और यहां पे क्या था एन टू 1 था, और यहां पे क्या है साइन एम पाई ए एक्स और साइन एन पाई बी वाई, ओके। हमें क्या करना था, इस एक्स टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर से आपको दिखा देता हूं ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो आप, ये वाली इक्वेशन देखो यहां से, ठीक है। इसको आगे आप लिखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन के टर्म में हो जाएगा और ये वाला हमारा टी जाएगा तो एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमें मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस के और हमारा क्या है ए एम एन भी है, सी है, ए एम और एन हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा सी के टी, ठीक है, सी के टी हो जाएगा। और यहां पे हमारा क्या बचेगा के सी ए एम एन, ये हमारा हो जाएगा कॉस सी के टी। यहां पे क्या करें, टी इक्वल टू 0 है, जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यहां पे बी एम एन बचेगा, क्या बचेगा, बी एम एन बचेगा। तो हम लिख कह सकते हैं क्या बचेगा हमारा, समेशन इन्फिनिटी एम टू एन और इन्फिनिटी इसके साथ एन टू 1 और क्या हो जाएगा साइन एम पाई ए क्या है एक्स है और साइन एन पाई बी अपॉन वाई है। ये टर्म हमारा टी क्या वो पूरा 0 हो गया, साइन का टर्म में क्या बचा, यहाँ पे हमें बचा, यहाँ पे बचा बी एम एन सी के, क्योंकि ये कॉस के लिए क्या हो जाएगा 0 यानी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म बचा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी एम एन चाहिए, पूरा ये वाला टर्म चाहिए। इसको समेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे इस तरीके से। तो बी एम एन जो है सी के क्या मिलेगा, सेम उसी तरीके से 2 इंटीग्रेशन हो गए ए टू बी के लिए, यानी 0 टू ए के लिए, और यहां पे क्या होगा 0 टू बी के लिए होगा, ठीक है, यही होगा हमारा, क्योंकि सॉल्व करने पे यही हमें मिलेगा। तो 0 टू ए एंड 0 टू बी क्या मिल गया हमें, साइन, एक मिनट, हमें क्या था, ये जी एक्स वाई के बराबर था, यानी जी एक्स और वाई है हमारा। अब हम ये एज इट इज को क्या करेंगे, लिख देंगे साइन एम पाई ए एक्स और साइन एन पाई बी और वाई, ओके। ये क्या है, डी एक्स और डी वाई का फंक्शन है। अब ये क्या हो जाएगा 2a एंड 2b। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी हमने ए एम एन भी फाइंड कर लिया और बी एम एन भी हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो हो गया, थोड़ा लंबा वीडियो है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को, क्या करो आप डिफाइन करो पूरा, तो आपको इस तरीके से सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। थैंक यू।